गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कृतिका भाग 2 से साना साना हाथ जोड़ी पाठ की विषय वस्तु को देखेंगे और विषय वस्तु पर आधारित जो प्रश्नोत्तर होंगे, संभावित प्रश्नोत्तर होंगे, उन पर भी चर्चा करेंगे। बाद में दूसरे वीडियो में उन प्रश्नोत्तरों का लिखित रूप आपके सामने होगा और उस पर चर्चा भी होगी। तो आज हम विषय वस्तु से संबंधित जो भी मुख्य बातें हैं उस पर विचार करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। ओके, बहुत ध्यान से सुनिएगा। साना साना हाथ जोड़ी मधु काकरिया जी का एक यात्रा वृत्तांत है। उन्होंने पूर्वोत्तर भारत के राज्य सिक्किम की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय तक की यात्रा की थी। गंगटोक से आगे लायूंग और यूमथांग तक की यात्रा की थी। जिस समय गंगटोक में उनका विश्राम हुआ था, विश्राम कर रही थी, सुबह सुबह उन्होंने वहां एक नेपाली युवती की प्रार्थना सुनी थी। नेपाली युवती की प्रार्थना क्या थी? साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हाम्रो जीवन तीम्रो कौशेली। अर्थ क्या है? छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूं कि मेरा जीवन अच्छाइयों के प्रति समर्पित हो। और यहीं से लेखिका को यह टॉपिक मिल गया, शीर्षक मिल गया, साना साना हाथ जोड़ी। टॉपिक का मतलब समझ गए आप? समझ गए होंगे। उद्देश्य क्या है? कि हमारा जीवन अच्छाइयों के प्रति समर्पित हो। साना साना हाथ जोड़, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूं कि मेरा जीवन अच्छाइयों के प्रति समर्पित हो। यही टॉपिक, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूं कि मेरा जीवन अच्छाइयों के प्रति समर्पित हो। तो गंगटोक से आगे हिमालय तक की यात्रा का वर्णन है। गंगटोक क्या है? सिक्किम की राजधानी है, जिसको गैंगटॉक भी कहते हैं। गैंगटॉक के बारे में जानने से पहले हम जान लें कि यह पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बड़ा ही अद्भुत है, बहुत ही प्यारा है। पल पल बदलता हुआ हिमालय का सौंदर्य है। रंग बिरंगे फूलों से युक्त हसीन वादियां हैं, गहरी घाटियां हैं, बिछलती नदियां हैं, हिमाच्छादित चोटियां हैं, कल कल करते झरने हैं। इन सब में एक विशेष प्रकार का आकर्षण, एक विशेष प्रकार का सम्मोहन है। ऐसा सम्मोहन जिससे सारी तामसिकताएं, अंदर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं दूर हो जाती हैं। मन वृंदावन हो उठता है। मन की सारी मैल, सारी गंदगी दूर हो जाती है, सारी तामसिकताएं, सारी वासनाएं दूर हो जाती हैं और मन वृंदावन हो उठता है। वृंदावन हो उठना मतलब प्रसन्नता से भर जाना। यह असर है यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का। तो चाहे गंगटोक का प्राकृतिक सौंदर्य पूछा जाए, चाहे यूमथांग का प्राकृतिक सौंदर्य पूछा जाए, तो आप लिख सकते हैं गंगटोक का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही प्यारा है। यहाँ का पल पल बदलता हुआ सौंदर्य मन को मोह लेता है। रंग बिरंगे फूलों से युक्त हसीन वादियां हैं, या रंग बिरंगे फूलों से युक्त हसीन वादियां, गहरी घाटियां, बिछलती नदियां, हिमाच्छादित चोटियां, कल कल करके बहते झरने मन में एक विशेष प्रकार का सम्मोहन पैदा करते हैं। उस सम्मोहन के कारण भीतर की सारी तामसिकताएं, वासनाएं दूर हो जाती हैं और मन वृंदावन हो उठता है। यह प्राकृतिक सौंदर्य के अंतर्गत चीजें आप लिख सकते हैं। तो गंगटोक में लेखिका का विश्राम हुआ था, रात्रि का समय था, बड़ा ही प्यारा नजारा था। लग रहा था कि जैसे आसमान उल्टा पड़ा हो, आसमान उल्टा पड़ा हो और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे हों। ढलान लेती तराई पर, ढलान लेती तराई पर
सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर बना रहे थे। लेखिका ने ऐसा देखा और उनके मन में एक विशेष प्रकार का आकर्षण, एक विशेष प्रकार का सम्मोहन पैदा हुआ। सुबह उठने के साथ वह कंचनजंगा चोटी के दर्शन करना चाहती थी, लेकिन नहीं हो पाया, बादल घिरे हुए थे। गंतोक के बारे में बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा जाता है। मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा जाता है। बादशाह जैसे जीवन व्यतीत करते हैं तो बेचारे मेहनती गरीब, लेकिन बादशाह जैसा मस्त जीवन व्यतीत करते हैं। तो गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। पुरुषों के साथ साथ औरतें भी मेहनत करती हैं, पत्थर तोड़ती हैं, चाय बागानों में काम करती हैं। तो यहां गरीबी और मेहनत जरूर है, लेकिन लोग बादशाहों जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। इनके जीवन में मौज मस्ती और आनंद है। तो युमथांग का प्राकृतिक सौंदर्य भी ऊपर बताया गया, वही आप लिखेंगे। जनजीवन देखा कि लोग बहुत मेहनती हैं। पुरुषों के साथ साथ औरतें भी काम करती हैं, पत्थर तोड़ती हैं, सड़कों का निर्माण करती हैं, चाय बागानों में काम करती हैं। बच्चे ऊंची ऊंची पहाड़ी चढ़कर 3 मील दूर पैदल पढ़ने जाते हैं। स्कूल से आने के बाद घरेलू कार्यों में मदद भी करते हैं। आगे जनजीवन के बारे में और थोड़ी बातें बताई जाएंगी। धार्मिक आस्थाएं भी यहां हैं। धार्मिक आस्थाएं, गंतोक के आगे जब युमथांग की ओर लेखिका ने प्रस्थान किया तो रास्ते में क्या देखा? श्वेत एवं रंगीन पताकाएं। उनका गाइड था जितेन नार्गे। जितेन नार्गे से उन पताकाओं के बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की। जितेन नार्गे ने बताया श्वेत और रंगीन पताकाओं के बारे में। क्या बताया? कि जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं वहां, और बौद्ध धर्म के मानने वालों को बुद्धिस्ट कहते हैं, या सीधे भी कह सकते हैं जब किसी बौद्ध धर्म के मानने वाले की मृत्यु होती है, या जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं लगाई जाती हैं। और किसी नए कार्य की शुरुआत से पहले रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। बहुत अच्छा प्रश्न इससे बनेगा। तो किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं लगाई जाती हैं। और जब किसी नए काम की शुरुआत होती है तो उससे पहले रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। ये पताकाएं उतारी नहीं जाती हैं, अपने आप नष्ट हो जाती हैं। रास्ते में उन्होंने लॉन्ग स्टॉक एक जगह देखी। बताया जाता है कि यहां गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी, और लेप्चा और भूटिया दो जातियों का बहुत दिनों तक विवाद चलता रहा था। तो यही उस विवाद के लिए समझौता भी हुआ था। रास्ते में वहीं उन्होंने प्रेयर व्हील देखा। प्रेयर व्हील, धर्म चक्र, प्रेयर व्हील देखा। जो साथ में गाइड था जितेन नार्गे, उसने लेखिका को बताया, क्या बताया? कि यह धर्म चक्र है, इसको घुमाने से सारे पाप मिट जाते हैं। लेखिका ने इसकी जानकारी प्राप्त की और उसके बाद उनका मन सोचने लगा कि वाह क्या बात है। तो इस तरह से तो सारे भारत की आत्मा एक है। पाप पुण्य की अवधारणाएं, हमारी मान्यताएं, विश्वास, अंधविश्वास, सब कुछ एक जैसा है कि नहीं है? उसने क्या कहा कि प्रेयर व्हील घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। यह जानने के बाद लेखिका ने सोचा इस तरह तो सारे भारत की आत्मा एक है। उत्तर हो या दक्षिण हो, पूर्व हो या पश्चिम हो, हमारी मान्यताएं, हमारी पाप पुण्य की अवधारणाएं, विश्वास अविश्वास सब एक जैसे हैं। अगर यहां प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप धुल जाते हैं तो उत्तर भारत में गंगा नहाने में भी तो सारे पाप धुल जाते हैं।
देश के कोने कोने में हमारे धर्म स्थल हैं, हमारी मान्यता है कि इनके दर्शन करने से हमारे पाप धुल जाते हैं। तो सारे भारत की आत्मा एक है। हमारे विश्वास अविश्वास, मान्यताएं, पाप पुण्य की अवधारणाएं सब एक जैसी हैं। स्वर्गीय सौंदर्य है सिक्किम का, गंगटोक का, युमथांग का, नदी, फूलों, वादियों, झरनों के बीच क्या है बेटा? भूख है, मौत है, दैन्य है और जिंदा रहने की एक जंग भी है। अजीब स्थिति है। जहां स्वर्गीय सौंदर्य है, अद्भुत नजारा है, रंग बिरंगे फूलों से युक्त हसीन वादियां हैं, हिमाच्छादित चोटियां हैं, वहीं भूख, मौत के दैन्य की विभीषिका भी कम नहीं है, जिंदा रहने की जंग भी कम नहीं है। लोग भूख एवं गरीबी से परेशान हैं। भूख एवं गरीबी की विभीषिका वहां व्याप्त है। औरतें पत्थर तोड़ती हैं, चाहे बागानों में काम करती हैं। तो आर्थिक स्थिति यहां के लोगों की ठीक नहीं है। आम जनता की स्थिति यही बताई जा रही है कि आम जनता बहुत मेहनत करती है, चाहे देश के किसी भी कोने में रहने वाली जनता हो। आम जनता की मेहनत से ही कल कारखाने बनते हैं, घर मकान भवन बनते हैं, सड़कें बनती हैं। लेकिन विडंबना क्या है कि जिस अनुपात में आम जनता मेहनत करती है, उस अनुपात में उसकी आय नहीं होती है, जिसके कारण वह आम जनता भूख एवं गरीबी का जीवन जीने के लिए विवश है। जितना पाती है उसके कई गुना वह लौटा देती है। तो देश के आर्थिक विकास में आम जनता का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन विडंबना क्या है कि यह आम जनता भूख एवं गरीबी का जीवन जीने के लिए विवश है। कल कारखाने, सड़कें, जितने भी निर्माण कार्य हैं, आम जनता के खून पसीने से ही होते हैं। लेकिन आम जनता के सुख दुख का ध्यान नहीं रखा जाता है। आम जनता भूख एवं गरीबी का जीवन जीने के लिए विवश है। युमथांग की यात्रा थी, युमथांग तक की यात्रा थी। उसके पहले लायुंग एक जगह है, लायुंग में विश्राम किया लोगों ने। और लायुंग से आगे बढ़े तो कटाओ एक जगह है। कटाओ जिसको भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, भारत का स्विट्जरलैंड। क्यों? क्योंकि यह अपने प्राकृतिक रूप में है। यहाँ दुकान बाजार नहीं है, गंदगी नहीं है, बहुत ही सुंदर एवं रमणीय स्थान है। यहाँ से हिम के दर्शन होते हैं, यहाँ से ही हिम के दर्शन होते हैं। यहाँ गंदगी नहीं है। इतना सुंदर है कि इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं। रास्ते में जगह जगह फौजी छावनियां थी। सड़कों के किनारे संकेत के लिए जो शिला पट्ट लगाए जाते हैं, लिखा था वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। ये है सैनिकों की बात। वे हमारे कल के लिए अपना आज दे देते हैं। सड़कें किसने बनाई है? सैनिकों ने भी बनाई, सैनिकों ने बनाई है। बहुत ही घुमावदार, खतरनाक रास्ते हैं। थोड़ी सी सावधानी हटने पर दुर्घटना घटने की संभावना बनी रहती है। तो फौजी छावनी, सीमा पर रखवाली करने वाले हमारे फौजियों के प्रति हमारे दायित्व की बात आएगी। उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए कुछ प्रयास करने की बात आएगी। उसको हम प्रश्नोत्तर के फॉर्म में देखेंगे। तो आप वैसे बता सकते हैं कि सैनिक हैं जो हमारी सीमाओं की रखवाली करते हैं। जाड़ा, गर्मी, बरसात, सभी प्रकार के मौसमों की मार झेलकर देश और देश की जनता की रखवाली करते हैं। वे हमारे कल के लिए अपना आज दे देते हैं, अपने सुख चैन की परवाह नहीं करते हैं। देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की बलि भी दे देते हैं। ऐसे सैनिकों के प्रति हमारा भी दायित्व बनता है। सबसे पहला दायित्व क्या होना चाहिए? उनका गुणगान करें, उनका गुणगान करें, उनके बलिदान को नमन करें और उनके बलिदान के बाद उनके आश्रितों को हर संभव सहायता प्रदान करें।
उनके बच्चों के लिए मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त आवास आदि की व्यवस्था करें। उनकी उनके विधवाओं के भरण पोषण के लिए एक मुफ्त मुआवजे की अच्छी रकम प्रदान करें। तो ये सब फौजी लोगों के प्रति, जो फौजी हमारे लिए करते हैं, उनके प्रति भी हमारा दायित्व बनता है। एक पत्थर है बेटा, एक पत्थर है वहाँ, गुरु नानक के फुटप्रिंट वहाँ है। माना जाता है कि उनकी थाली से कुछ चावल छिटक गए थे, वहाँ चावल की खेती होती है। खेदू में एक जगह है, माना जाता है कि देवी देवताओं का निवास स्थान है। उस एरिया में, उस क्षेत्र में जो गंदगी फैलाएगा मर जाएगा, ऐसा वहाँ लोगों का विश्वास के कारण कोई वहाँ गंदगी नहीं फैलाता है। इसीलिए गंतोक या युमथांग या लायुंग या कटाओ इतनी सुंदर जगह हैं, रमणीय स्थल हैं। हिम शिखरों की बात यहाँ की गई है। हिम शिखर आप जानते हैं, पहाड़ों की चोटियों पर जो बर्फ जमती है, तो हिम शिखरों को जल स्तंभ कहा गया है। जल का स्तंभ, लोहे का स्तंभ नहीं, जल का स्तंभ। हिम शिखरों को जल स्तंभ कहा गया है। और इनके माध्यम से प्रकृति ने जल संचय की बड़ी नायाब व्यवस्था की है। क्या करती है प्रकृति? जाड़े के दिनों में शिखरों पर बर्फ जमा करती है, जो गर्मी के दिनों में नदियों के रूप में, पानी बनकर नदियों के रूप में बहती है और संपूर्ण एशिया की प्यास बुझाती है। तो हिम शिखरों को जल स्तंभ कहा गया है। प्रकृति ने जल संचय की बड़ी ही सुंदर व्यवस्था की है हिम शिखरों के रूप में। तो हिम शिखर को जल स्तंभ कहा गया। प्रकृति ने हिम शिखरों के रूप में जल संचय की बहुत अच्छी व्यवस्था की है। जाड़े के दिनों में इन शिखरों पर बर्फ जमा होती है और गर्मियों में पिघल कर नदियों के रूप में बहती है और संपूर्ण एशिया की प्यास बुझाती है। गाइड जितेन नार्गे, एक कुशल गाइड के क्या क्या गुण होने चाहिए आप बताइए? कुशल गाइड के क्या क्या गुण होने चाहिए? कुशल गाइड को हंसमुख एवं व्यवहार कुशल होना चाहिए। हंसमुख एवं व्यवहार कुशल होना चाहिए। उसे भिन्न भिन्न भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा, स्थान विशेष के बारे में जानकारी होनी चाहिए। स्थान विशेष, अब जैसे वाराणसी में आप गए, वहां कोई गाइड है तो उसको वाराणसी के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। तो दैट पर्टिकुलर प्लेस, स्थान विशेष के बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए। उसे नृत्य, संगीत आदि कलाओं का भी ज्ञान होना चाहिए, जिससे वह सैलानियों का मनोरंजन कर सके। तो एक कुशल गाइड में बहुत सारी चीजें हैं। एक कुशल गाइड को हंसमुख एवं व्यवहार होना चाहिए। उसे भिन्न भिन्न भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। उसे स्थान विशेष के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसे स्थान विशेष के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसे नृत्य, संगीत आदि कलाओं का ज्ञान होना चाहिए, जिससे वह सैलानियों का मनोरंजन करा सके। इस पाठ में दिखाया गया है कि आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। आज की पीढ़ी अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को, जंगलों को काट रही है, पेड़ों को काट रही है, जंगलों को उजाड़ रही है, नदियों को प्रदूषित कर रही है, हैं? यही ना पीढ़ी कर रही है। तो आज की पीढ़ी अपने स्वार्थ के लिए क्या करती है? पेड़ों को काटती है, जंगलों को उजाड़ती है, नदियों को प्रदूषित करती है। प्रकृति और पर्यावरण के प्रति उसके मन में कोई लगाव नहीं है। प्रकृति के साथ यह खिलवाड़ करना महंगा पड़ता है। समय समय पर प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है। बाढ़, सूखा, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के कारण वातावरण प्रदूषित हो रहा है, तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। तो ये सब चीजें आप साइंस में भी पढ़ चुके होंगे कि किस तरह से आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पाठ का उद्देश्य क्या? प्रकृति प्रेम एवं संरक्षण। प्रकृति, आप जानते हैं कि प्रकृति हमारी जीवन संगिनी है, सहचरी है। मनुष्य के रिश्ते दूर तक साथ नहीं देते हैं, लेकिन प्रकृति हमारा कभी साथ नहीं छोड़ती है। लेकिन विडंबना इस बात की है कि हम अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पेड़ पौधों को काट रहे हैं, जंगलों को उजाड़ रहे हैं, नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं। इस खिलवाड़ के कारण
मानवता को तरह तरह के संकटों का सामना करना पड़ रहा है। कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी सुनामी, कभी भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं मानवता का संहार कर रही है, मानव का संहार कर रही हैं। फिर भी मानव अनजान बना हुआ है। उसके पास दृष्टि तो है, लेकिन उसका दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं है। मनुष्य के प्रकृति के साथ किए जाने वाले इस खिलवाड़ के कारण वातावरण प्रदूषित हो रहा है, और उस प्रदूषण के कारण तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। जीव जंतुओं, मनुष्यों, सभी जीवधारियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। ऐसे में प्रकृति का संरक्षण आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। क्या किया जाना चाहिए? पेड़ पौधों को लगाया जाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। चिपको आंदोलन, वन महोत्सव जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और भी पेड़ों को काटने वालों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। लोगों में जागरूकता फैलाई जानी चाहिए ताकि प्रकृति संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। ओके, थैंक यू। इसके बाद हम प्रश्नोत्तर देखेंगे, करेंगे, लिखेंगे। इसको आप बहुत ध्यान से सुन समझ लीजिएगा, क्योंकि कहीं से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 2 प्रश्न पूछे जाते हैं 3-3 नंबर के। थैंक यू।